और कैसे हो आप सभी। शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम कुछ नया लेकर आए हैं और आज हम विचार करेंगे प्रत्यय और उपसर्ग पर। तो ध्यान दीजिए, प्रत्यय और उपसर्ग, और दोनों को हम साथ साथ इसलिए रख रहे हैं कि एक बार तो इन दोनों में समानता और अंतर देख लीजिए। प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय का विलोम पूछे तो उपसर्ग कहेंगे, उपसर्ग का पूछे तो प्रत्यय कहेंगे। दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। और शायद ये कम दिख रहा है तो थोड़ा रंग बदल लेते हैं, और काला रंग ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, काला रंग। और देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, दिख रहा है अच्छी तरह से? ठीक है। प्रत्यय और उपसर्ग, जहां उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये तो इन दोनों में अंतर हो गया मुख्य रूप से। और समानता की बात करें तो प्रत्यय भी और उपसर्ग भी दोनों ही शब्द नहीं होकर के शब्दांश होते हैं। दोनों क्या होते हैं? शब्दांश। एक बार परीक्षा में तो यही पूछ लिया गया कि ये शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं, तो ये शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं। अपने आप में स्वतंत्र अर्थ ये नहीं देते हैं। ये जब किसी शब्द के किसी पद के साथ में जुड़ेंगे पहले या बाद में, तो अपना अर्थ देंगे, उसके अर्थ को परिवर्तन करेंगे, उसके भाव को परिवर्तन अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं। ये तो सामान्य सी बातें हैं कि ये तो आप बहुत पहले से भी पढ़ते आए हैं और जानते ही हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। और उपसर्ग की परिभाषा में आपने आज तक पढ़ी है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय की परिभाषा में आप पढ़ते आए हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये कोई खास बात नहीं है, ये सामान्य बातें हैं। परीक्षा में शायद ऐसी इतनी सरल बातें पूछी भी नहीं जाती हैं। परीक्षा में क्या थोड़ा सा हट करके कठिन स्तर पर पूछ लिया जाता है। तो देखो क्या है इसमें खास बात और क्या दोनों में मुख्य रूप से अंतर है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग, अब जैसा कि हमने बताया, उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ेंगे, ये आपको अलग से याद रखना है। कहीं ऐसे नहीं प्रत्यय की पूछे और उपसर्ग की बता दी। उपसर्ग का मतलब है किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को बदल देंगे, परिवर्तन कर देंगे, उपसर्ग वो कहलाते हैं। अब देखिए, उपसर्ग में हमने इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा था अवयवी भाव समास, और हमने उसके बारे में चर्चा करते हुए बात की थी कि अवयवी भाव समास में सामान्यतः उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। और उपसर्ग का प्रयुक्त, उपसर्ग प्रयुक्त युक्त जो सामासिक शब्द होता है, और उसे अवयवी भाव समास में सामान्यतः मान लेते हैं या वो आया जाता है। जैसे आमरण, तो आ उपसर्ग है इसमें, तो इस प्रकार के भी हम देखते हैं। अब बात करते हैं उपसर्ग में संधि होती है या नहीं होती है। बड़ी बात यहां है कि उपसर्ग में संधि होती है या नहीं होती है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और यह आपको अक्सर पूछ भी लिया जाता है। तो निश्चित रूप से संधि का नियम इसमें लागू होता है। उपसर्ग में संधि का नियम लागू हो जाता है, यानी कि उपसर्ग संधि के नियमों पर भी चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी उपसर्ग संधि के नियमों में चलेंगे, लेकिन हाँ, इनमें संधि हो सकती है और संधि होती है। दूसरी तरफ हम प्रत्यय की बात करें तो बिल्कुल नहीं है, वहां संधि नहीं है। यानी कि प्रत्यय की बात करें हम, अब इधर मैंने प्रत्यय लिख दिया, और हम संधि की बात करें तो प्रत्यय में संधि होती है या नहीं होती है, तो आपका जवाब होगा नहीं होती है। प्रत्यय में केवल संयोग होता है, यानी जुड़ता है। जैसे सुंदर कोई शब्द है और ता उसमें जुड़ करके सुंदरता का निर्माण कर देगा, बस केवल जुड़ता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है। जबकि उपसर्ग में ऐसा हो जाता है, उपसर्ग में विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि संधि के नियम काम कर जाते हैं। जैसे एक शब्द है अध्याय, अगर इसको उपसर्ग के संदर्भ में आपसे पूछा जाए अध्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल आप कहेंगे अधि। कौन सा है? अधि।
और इसमें मूल शब्द कौन सा है? तो आई है। बताइए, हम क्या संधि में ऐसा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। संधि में ऐसा नियम पढ़ते हैं कि यहां तो है ई और आगे है आ, और ई का योग जब आ से होता है तो अब संधि कौन सी हो गई? यण संधि हो जाती है कि ई प्रारंभ में आ रहा है और आगे वाले शब्द का पहला वर्ण आ रहा है। तो ये ई है ना, जो ये रूप बदलेगा, किस में बदलेगा? ये में, ये हलंत, और आगे वाला योग करेगा, इसमें जुड़ेगा, तो बराबर उत्पत्ति हो जाती है या की। या ये यन संधि में हम पढ़ चुके हैं, और आगे हम जब प्रकरण चलाएगा तो और पढ़ेंगे। तो बिल्कुल उपसर्ग का मतलब है कि उपसर्ग बिल्कुल संधि के नियमों पर ही चल रहा है। संधि में जैसा नियम होता है उसी नियम पर उपसर्ग चल रहा है। तो अधि इसमें उपसर्ग का काम करेगा। मूल शब्द पूछे तो आई है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है, जबकि प्रत्यय में ऐसा नहीं होता है। और यह महत्वपूर्ण बात है, कई बार आपको पूछ लिया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि यह नहीं पूछा जाएगा कि ये पहले जुड़ते हैं बाद में जुड़ते हैं, ये तो आपके प्राथमिक स्तर की बातें हो गई। ये मुख्य रूप से अंतर हो गया कि निश्चित रूप से उपसर्ग जो हैं वो संधि के उदाहरण हो सकते हैं या संधि का नियम इनमें लागू होता है, जबकि प्रत्यय में ऐसा नहीं है, अर्थात प्रत्यय में नियम लागू नहीं होता है। तो ये तो थी सामान्य सी बातें हैं जो प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। और यहां से भी सवाल पूछे तो पूछे, नहीं तो कम ही पूछते हैं, क्योंकि परीक्षा में क्या है, उदाहरण देते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण ही है। या तो आपको उपसर्ग युक्त या प्रत्यय युक्त शब्द दे करके यह कहा जाएगा कि कौन से उपसर्ग का या कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, या तो ये देगा, या ये कहा जाएगा कि इस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग निम्न में से किस शब्द में हुआ है। तो सभी प्रकार के उदाहरण आज की हम कक्षा में देखेंगे कि जैसे आपसे शब्द देकर के उसमें से निहित उपसर्ग या प्रत्यय को पृथक करा करके पूछें, या फिर उस प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग करके किसी शब्द के बारे में पूछें, दोनों ही स्थितियों में आप कर सकते हैं। और सरल शब्दों को तो बहुत ज़्यादा जानते हो आप, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय और प्रत्यय का नाम लेते ही आप समझ जाएं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे और उसके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देंगे, तो प्रत्यय उसको कहते हैं। अब प्रत्यय के उदाहरणों में देखो, सबसे सरल उदाहरण है, जैसे मान लीजिए सुंदर, और इसमें योग हुआ है। वैसे ये प्लस का प्रयोग मैं कर रहा हूं, इसमें होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि जुड़ रहा है। सुंदर और ता, तो क्या बना? सुंदरता। अब दो प्रकार के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो ये कि सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ता। एक तो ये, और एक ये पूछा जाता है इसका ठीक व्युत्क्रम कि ता प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है, तो ये लीजिए सुंदरता है, क्योंकि सुंदरता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, और मूल शब्द तो आप जानते ही हैं, सुंदर है। इसी प्रकार जैसे मानव है और इसी के भी ता का योग होगा, तो क्या बनेगा? मानवता। ये तो आपने खूब पढ़ा है और खूब जान लिया, मानवता बन जाएगा, ता प्रत्यय का योग हो गया है। ये सरल है, और ऐसे शायद परीक्षा में पूछते भी नहीं है, कि विशेषकर इतने स्तर की परीक्षाओं में जिसमें विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश हो रहा हो या आपको कोई नौकरी दी जा रही हो, तो इतने सरल आपसे पूछे नहीं जाते हैं, थोड़े कठिन स्तर के पूछे जाते हैं। और वो किस स्तर के पूछे जाते हैं, ये देखिए। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? आपको शब्द दे दिया राघव, और इसी से समझिए राघव, और इस शब्द को देख करके आपसे पूछा जाएगा कि राघव शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो आपको अब इसमें से प्रत्यय को अलग करके बताना है, केवल प्रत्यय बताना है। और ये तब आप कर पाएंगे, यह बात हमेशा आप याद रखना कि आप पहले मूल शब्द को निकालना सीख लें। यदि मूल शब्द की परिकल्पना आपने नहीं की, तो हो सकता है कि आप प्रत्यय का नाम गलत बता दें। तो ये आप याद रखेंगे कि मूल शब्द कौन सा है, पहले उसकी पहचान कर लो, और उसके बाद में आपका कार्य सरल हो जाएगा कि आप उस प्रत्यय को बता पाएंगे। तो राघव, एक बार देखने से तो यह लगता है कि हम प्रत्यय को पढ़ते हैं और प्रत्यय में क्या देखते हैं कि अंतिम जो शब्दांश होते हैं वो प्रत्यय होते हैं। जैसे हमने मानवता में देखा ता था,
तो हमने कह दिया ता प्रत्यय है, तो क्या इसमें वह कह देंगे? नहीं कहेंगे। ये याद रखें, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी जो तैयारी नहीं करते हैं या उनकी तैयारी नहीं है, वे इस प्रकार का तुक्का लगा देते हैं और विकल्प में होगा, विकल्प में आपका वह भी होगा और इस प्रकार के शब्द भी दिए भी आएंगे, तो आपका उत्तर वह नहीं होगा। इसमें क्या क्या है देखिए, रघु और ए, इन दो शब्दों के यानी कि एक शब्द और एक शब्दांश है कि योग से राघव बना है। अब मूल शब्द तो क्या है? रघु, और उसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? ए प्रत्यय। कहीं दिख रहा है आपको? आप तो वह की कल्पना कर सकते थे, ए की नहीं, तो ये गलतियां नहीं करें। ए प्रत्यय है। राघव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ए प्रत्यय। आपसे फिर पूछ लें कि राघव का मूल शब्द कौन सा है राघव में, तो आप कहेंगे रघु। इसी प्रकार के और शब्द देखिए, हमने मानवता शब्द लिया था, लेकिन हमने ये भी जानना चाहिए कि एक शब्द मानव भी है जिसमें पहले से ही एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और वो कौन सा है ये बताना है। तो देखिए, मनु, मूल शब्द तो मनु है और इसमें प्रत्यय लगा है ए, और अब बनेगा आपका मानव। महत्वपूर्ण क्या है? ए, यानी कि मनु शब्द में ए प्रत्यय का योग करने से शब्द बनता है मानव। ठीक, अब हमने क्या बनाया था? मानवता। मानवता। तो क्या ये मानवता जो शब्द है वो सही है व्याकरण की दृष्टि से? तो हम इसको खारिज कर देंगे, गलत है। क्यों? क्योंकि एक नियम अब निकल करके आ गया प्रत्यय और उपसर्ग के संदर्भ में, और दोनों को अलग करने के संदर्भ में। उपसर्ग एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यय एक ही होगा, एक से अधिक नहीं होगा, और यदि कहीं प्रयोग किया गया है तो उस शब्द को अशुद्ध ही माना जाएगा। तो दो अंतर हमने देखे हैं। मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं दोबारा से कि उपसर्ग में संधि का नियम हो सकता है, जबकि प्रत्यय में संधि का नियम नहीं होता है, योग होता है, संयोग होता है। एक अंतर तो ये, और दूसरा अंतर कि उपसर्ग एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जबकि प्रत्यय एक से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो ये दो वो अंतर हैं जो आपके स्तर के अनुसार आपको अवश्य याद रखने चाहिए। इसलिए इस मानवता को हम गलत कहेंगे। और कैसे गलत कहेंगे, थोड़े से उदाहरणों से और देखते हैं। एक बार तो परीक्षा में ऐसे ही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, और शब्द क्या आया था? सौंदर्यता। शब्द आया था सौंदर्यता। 4 विकल्प थे, उनमें से एक ये भी था, और पूछा गया था कि कौन सा गलत है। सभी ने देखकर कहा ये तो सही है, ये तो सही है, ये सही नहीं है, यही गलत है। अब गलत का कारण क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, मूल शब्द तो है सुंदर, और फिर इसके अंदर जो प्रत्यय लगा है वो लगा है ये, और फिर इसके अंदर जो प्रत्यय लगा है वो लगा है ता। क्योंकि इन दोनों के योग से देखो, सुंदर के ये प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा सौंदर्य, शब्द बनेगा सौंदर्य। अब हमने क्या किया, इसमें ता और जोड़ दिया, तो अब शब्द बन गया सौंदर्यता। ये बनाया है हमने, बना नहीं, सौंदर्यता। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रत्यय एक ही लग सकता है, 2 या 2 से अधिक प्रत्यय कभी नहीं लगते हैं। अगर लग गए किसी शब्द में तो उसे अशुद्ध माना जाएगा। और यहां देखिए, ये प्रत्यय और ता प्रत्यय, 2 प्रत्यय आने से यह शब्द ही अशुद्ध हो गया। इसलिए सौंदर्यता शब्द गलत है, अशुद्ध है। तो इसके साथ में हम संधि भी जान रहे हैं, इसके साथ में हम शब्द क्या शुद्धि भी जान रहे हैं, शब्द शुद्ध अशुद्ध भी जान रहे हैं, और प्रत्यय तो हम जान ही पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये गलत। अब इसी को अब दोबारा पुनः लौट करके हम आते हैं मानवता पर। तो हमने क्या देखा था, मानव शब्द में पहले से ए प्रत्यय लगा हुआ है, और हमने फिर क्या किया, ता और जोड़ दिया। तो ए भी प्रत्यय है और ता भी प्रत्यय है, और 2 प्रत्यय कभी भी नहीं लगते हैं, और लगाने पर वो शब्द गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये गलत हो गया है।
ये विशेष याद रखें, ये परीक्षा में आया हुआ है और अनेक बार पूछे जाते हैं। ऐसे अपवाद और ऐसी बातें ही अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं इसी के संदर्भ में, तो अब एक शब्द आपको दिया जाता है और आप परिकल्पना कीजिए उसके बारे में कि इसका सही क्या होगा। और देखिए, कौरव, एक शब्द है कौरव, और आपसे पूछा जाएगा इसमें निहित प्रत्यय का नाम बताइए। और प्रत्यय में देखो विकल्प क्या होंगे, 1, 2, 3 और 4। इसमें जैसे मान लीजिए व दे दिया, इसमें रऊ दे दिया, ऐसे देंगे, और इसमें ए दे दिया, और इसमें आ दे दिया। अब आपका उत्तर क्या होगा, 3 नंबर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्या होगा, ए। कैसे होगा, कुरु। मूल शब्द क्या है, कुरु, और कुरु शब्द में ए प्रत्यय का योग होने से बन गया क्या, कौरव। अगर इतना नियम भी आप याद नहीं रखें तो ये ज्यादा शब्द नहीं है, इन शब्दों का भंडार अधिक नहीं है, बहुत कम है संख्या में जिसमें इस प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। और विशेषकर अगर प्रत्यय आप पढ़ रहे हो और प्रत्यय की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रत्यय और अ प्रत्यय को आपको विशेष पढ़ना है, उसे अवश्य जानना है। उनको क्या पढ़ना, इक, ता या आ या ई, इन प्रत्ययों को तो अपने आप में ही सरल है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो परीक्षा के दौरान प्रश्न को देखकर भी आप अनुमान लगा करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये वो प्रत्यय हैं, ए, ये आदि प्रत्यय, ये ऐसे हैं कि इनका अभ्यास पूर्व आवश्यक है। आप परीक्षा में सीधे ही चले गए और इनको नहीं पढ़ा आपने तो आप गलत कर पाओगे, इसलिए कभी नहीं करें इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। तो आप याद रखेंगे, इसी प्रकार से एक प्रत्यय होता है इक। अब परीक्षा में क्या कि ऐसे भी पूछ लेते हैं, इक प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है या कौन सा नहीं है, ऐसे भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो देखो, इक प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम एक शब्द लिख देते हैं वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। अब इसमें तो इक प्रत्यय लगा हुआ है, हम जानते हैं, लेकिन मूल शब्द क्या है उसके बारे में पूछ लें तो विज्ञान। और विज्ञान में क्या लगा है, इक। विकार कहां पर उत्पन्न हुआ है, यहां पर प्रारंभ में, यानी इक प्रत्यय का जो भी योग अंत में होगा तो ऐसा नहीं है कि इसी की मात्रा या इसी को उठाकर लगा दिया और अंत में देख लिया ई लगा हुआ है और कै हो गया और उसी को लगा दिया। तो इस प्रकार से तो ये वैज्ञानिक हो शब्द होना चाहिए था। फिर ये वैज्ञानिक क्यों बना, क्योंकि ये विकार उत्पन्न करता है। प्रारंभ में अगर ई है तो आई हो जाता है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो सरल है। इसके नियम को तो आप एक बार देख लोगे तो याद हो जाता है कि ई जो है वो आई में बदलता है, ए जो है वो आ में बदलता है। तो फिर सारे उदाहरणों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको कोई नया शब्द भी दे देंगे और प्रत्यय युक्त शब्द दे देंगे तो आप तुरंत उसको अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी एक प्रत्यय में भी विकार उत्पन्न होता है। दूसरी खास बात, ये प्रत्यय में ही होता है, ऐसा उपसर्ग में नहीं होता है। उपसर्ग क्या करता है कि अपनी क्रिया करेगा संधि के रूप में, और जो विकार उत्पन्न होगा वो उस योग में ही होगा, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण में ही, आगे अंत में या और कहीं पर विकार उत्पन्न नहीं होता है। जबकि प्रत्यय में ऐसा हो सकता है, प्रत्यय में प्रारंभ में विकार उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। यह और अ प्रत्यय में भी ऐसा होता है। तो ये तो थी प्रत्यय के बारे में सामान्य बातें, और ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है। आपको क्या करना है, अधिक से अधिक अभ्यास करना है, और यह अभ्यास हम करवाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि पिछले साल भी और पिछले वर्ष भी आपकी परीक्षा से पूर्व हमने प्रत्यय और उपसर्ग की 2 या 4 क्लास हमने ली थी, और कुछ बच्चों ने जो देखी थी पिछले बैच में वो कह रहे थे कि उससे बाहर आए ही नहीं। तो निःशुल्क हमने आज भी वो वीडियो डाल रखे हैं, आप प्रश्न पत्र को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि हम उसी पद्धति पर, परीक्षा पद्धति पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं उनका अभ्यास इसी समर्थ CUT प्रेप पर हम कराते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारे इस ऐप को, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो आप उसको डाउनलोड कर लें,
क्योंकि उसमें बहुत सारी सामग्री आपको निःशुल्क मिल जाएगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये तो पैसों के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाएंगे और पैसे लगेंगे। नहीं, हमारा उद्देश्य पैसों के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो और एक अच्छे विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश हो। इसलिए हमने बहुत सारी सामग्री और बहुत सारे के वीडियो जो आपके परीक्षा उपयोगी है निःशुल्क छोड़ रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। संबंधित को देखें, पिछले को देखें, अब जो हम क्लास ले रहे हैं इसमें भी देखो, अब ये निःशुल्क आप देख पाएंगे कि इसमें कुछ बातें कि क्या पता कौन सी बात कब हम बता दें और वही परीक्षा में आ जाएं तो आपके तो 5 अंक खरे हो गए। एक प्रश्न हिंदी का 5 अंकों का है तो आपको कितना फायदा होने वाला है, तो ये हम देखेंगे। इस कक्षा के दौरान हम आज यही लेकर आए हैं कि कौन कौन से ऐसे जटिल प्रत्यय युक्त और उपसर्ग युक्त शब्द हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। मैं कहता हूं कि आप अगर कक्षा को ध्यान से समझा और इस प्रक्रिया को समझा है कि कैसे उपसर्ग लगते हैं, कैसे प्रत्यय लगते हैं, तो आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई विद्यार्थियों से पूछा तो वो कहते हैं कि हम प्रत्यय और उपसर्ग को रटते हैं कि इस शब्द में ये प्रत्यय होता है, इस शब्द में ये प्रत्यय। नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं है। इनका निश्चित नियम होता है और उसी निश्चित नियम के आधार पर ये लगते हैं और जुड़ते हैं और जुड़ करके विकार उत्पन्न करते हैं। तो हमें केवल उन्हीं को देखना है, बाकी को नहीं देखना। अब देखो, एक शब्द है पूजा, और परीक्षा में इसी के बारे में पूछ लिया कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पहली बात तो उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? बिल्कुल आ लगा हुआ है, आ प्रत्यय। अब यदि आ प्रत्यय इसमें लगा है तो अब शब्द क्या बन गया आपके पास? पूज। ये धातु है पूज, पूजना से। तो पूज के आ लगने पर क्या बन जाता है? पूजा। याद रखना, केवल ये विकार उत्पन्न नहीं करेगा, केवल संयोग करेगा। यहां संधि का नियम लागू नहीं होगा। कई बार आप सोचें कि वर्धी संधि, यण संधि आदि का नियम लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से भी ये अधिक सरल है, इनको आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। और देखिए किस प्रकार के शब्द आपको परीक्षा में दे दिए जाते हैं, और अधिक कठिन स्तर करेंगे तो कैसे करेंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों मिला करके दे दिए, और फिर आपसे कहा जाएगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। दोनों नहीं पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा। तो आपको ये सोचेंगे कि तुम उपसर्ग लगा हुआ है, कहीं अशुद्ध तो नहीं आ गया? नहीं आता है। और देखो कैसे, अनुपयोगी। मान लीजिए ये शब्द है आपके पास अनुपयोगी। अब इसमें यह पूछा जाए आपसे कि इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो पहली बात तो यह कि यह आपको पता होना चाहिए प्रत्यय बाद में लगता है। कहीं ऐसे नहीं जल्दबाजी में आप सोचें कि पहले लगने वाला और आप कर दो, नहीं। इसमें प्रत्यय तो मैं लिख देता हूं, प्रत्यय बराबर ई, छोटा ई नहीं, बड़ा ई, दीर्घ ई लगा हुआ है। अब इसमें उपसर्ग भी लगा है, और आपसे मान लो परीक्षा में यह पूछ लिया कि इसमें उपसर्ग बताओ, प्रत्यय नहीं पूछा, तो आपको उपसर्ग बता देना है। अब क्या बताना है? आप ये देखते हो कि पहला क्या लगा हुआ है, तो इतना छोड़ करके ये सोचते हो कि अनु लगा हुआ, तो अनु होगा, विकल्प में होगा अनु भी होगा, तो गलत हो जाएगा। अनु नहीं है, इसमें अन्न है, अन्न, और न के भी हलंत है, अन्न। अब अगर ये पूछे इसमें मूल शब्द क्या है, तो ये देखिए आप, मूल शब्द मैं इधर लिख देता हूं, मूल शब्द। तो क्या बच गया? क्योंकि आपको क्या करना है, उपसर्ग को अलग निकालो, प्रत्यय को अलग निकालो, और जो शेष रह गया वही मूल शब्द कहलाता है। क्या रहा बताओ? उपयोग। कहीं ऐसे नहीं उपयोगी कर दो, उपयोगी करते ही तो गलत हो जाएगा, वो तो प्रत्यय भी जुड़ गया। फिर मूल शब्द तो उपयोगी है। अब इसमें क्या हुआ? अन तो लगा है क्या? उपसर्ग, और ई लगा है क्या? प्रत्यय। ऐसे करके शब्द बन गया अनुपयोगी। यह आपको परीक्षा में क्रिया करके देख लेना है, अर्थ करके देख लेना है कि उपयोग के अन लगने पर अनुपयोगी हो गया, और अनुपयोगी विलोम बन गया इसका। तो अनु कैसे लगेगा? अनु यंत्र पीछे होता है, तो विलोम बनाने के लिए अन का ही तो प्रयोग करेंगे हम। तो इस प्रकार से अन,
तो अन्न प्रयोग करने का। अब देखो कैसे क्रिया संधि हो गई इसमें, अन्न धन उपयोग। पहले हम प्रत्यय को छोड़ दो, उपसर्ग में आ जाओ। अब ये आधा वर्ण आधा अगर व्यंजन है और आगे स्वर आ रहा है तो ये इसकी मात्रा लगाएगा और क्या लगाएगा, अनु। ये उ इसके नैके लग जाएगा अनु, और फिर आगे का ऐसे कैसे रह जाएगा अनुपयोग। यदि तुम ये कहते कि अनु है तो फिर मूल शब्द क्या रहता, पयोग, और पयोग कोई सार्थक शब्द ही नहीं है। तो इतना विचार आपको परीक्षा में जरूर करना है, बस स्वतंत्र होकर के विचार करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये इतने सरल होते हैं कि आप इनकी गहराई में जाएंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे तो अपने आप ही ये सुलझ जाते हैं और इतने सरल बन जाते हैं। तो इसको देखिए कितना सरल बन गया है। अब आप अनु नहीं बताएंगे, आप क्या बताएंगे, अन्न बताएंगे। और अन्न जो उपसर्ग होता है उसमें हलंती होती है, आधा ही न होता है। इसी प्रकार की बातें केवल आपको जाननी है। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो ज्ञान पहले से है उसी को तो रटते रहते हैं, बार बार रटते रहते हैं। भाई उसमें क्या श्री वर्दी होनी है, जो आपको आता है उसी को बार बार रट रहे हो और पढ़ रहे हो तो उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। लेकिन जो चीजें अपवाद स्वरूप हैं या जो कठिन है या जो हम गलत कर सकते हैं या जिनको हम नहीं जान रहे हैं उनको भी तो जानना है, उनको भी जानना आवश्यक है। और इसी प्रकार के सवाल, क्योंकि मैंने पहले ही कक्षा में कहा था आपको कि परीक्षा दो चीजों की होती है, एक तो आपके ज्ञान की कि आपने कितना पढ़ रखा है और कितना आपको आता है, और दूसरी परीक्षा, उसी परीक्षा में दो प्रकार की परीक्षा लेते हैं। दूसरी आपका परीक्षण होता है कि आप में बौद्धिकता, तार्किकता और सूझबूझ कितनी है। सवाल तो सरल होगा लेकिन वो आधारित किस पर होगा, ज्ञान पर नहीं, आपके सूझबूझ पर आधारित होगा। तो दोनों का जब प्रयोग आप परीक्षा में करोगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि ज्ञान तो बहुत ज्यादा ले लेते हैं लेकिन सूझबूझ और समझ का विकास उनमें नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि वो पिछड़ जाते हैं और सफलता से दूर हट जाते हैं। तो दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। ऐसा ही हम एक उदाहरण और बता रहे थे। मान लो परीक्षा में ऐसे पूछ लिया, अन्न, ये उपसर्ग है, अन्न उपसर्ग का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है। मान लो परीक्षा में ये आ गया तो आप क्या करते हो अक्सर कि शब्द देखते हो कि किस में लगा हुआ है, तो परीक्षा में 4 विकल्प आएंगे, चारों में अन्न लगा हुआ है शुरू में। तो आप क्या कल्पना करोगे कि आप क्या करें, तो फिर किसी पर भी टिक लगा देते हो जो गलत हो जाता है। जबकि आपको क्या करना था, आपको समझना था उसको। क्यों, कैसे कि मूल शब्द को पृथक निकालो, अपने आप ही उपसर्ग शेष रह जाएगा और उसके अर्थ या भाव में परिकल्पना करनी है। चाहे आपने पहली बार परीक्षा में उस उदाहरण को देखा है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहां ज्ञान की नहीं, यहां सूझबूझ की, अपनी बौद्धिकता की और आपकी क्षमता की परीक्षा है, उसी के बारे में ये पूछा गया है। और देखो कैसे, एक शब्द तो यही आ गया, अन्न है, अनुपयोग, और आप इस पर कल्पना कर रहे हैं कि इसमें है कि नहीं, तो आप क्या देखते हैं, इसमें तो अनु लगा हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। जबकि हमने इससे पहले ही बता दिया इसमें अन्न ही है, अन्न तो उपसर्ग है और उपयोग शब्द है, तो यही हो गया एक तो अन्न के प्रयोग से। इस प्रकार से ऐसे ही मान लीजिए कि और कुछ भी आ गया अन्न से, इसी अन्न का प्रयोग करते हुए और शब्द भी आ गया। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अनुग्रह, मान लीजिए यह शब्द आ गया और ऊपर लिखा था अनुपसर्ग के का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है। तो आप क्या देखते हैं कि अनुपयोगी में हुआ है तो अनुग्रह में भी हुआ है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि इसमें अगर आप अन्न निकालोगे तो आगे मूल शब्द क्या बचेगा, ए तो पहले बचेगा, तो अग्रह हो जाएगा। अग्रह तो होता ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अनु और धन ग्रह। तो यहां कौन सा है,
उपसर्ग अनु लगा हुआ है। तो आप इस प्रकार से कल्पना नहीं कर सकते। बताने का मतलब कि प्रारंभ में जो दिख रहा है वही उपसर्ग है, नहीं। आपको क्या करना है, पृथक करना है। और पृथक करने का तरीका मूल शब्द है कि मूल शब्द की परिकल्पना आपको कर लेनी है। मूल शब्द की परिकल्पना करने पर आप अपने आप समझ जाएंगे कि अन है या अनु है। ये इतने सरल है अपने आप में कि आप आज तक इनसे भागते आए हो, डरते आए हो कि मेरे तो समझ में ही नहीं आता अन कहाँ होता है और अनु कहाँ होता है। भाई समझने की बात यही है कि आप उस मूल शब्द की कल्पना कर लोगे तो अपने आप ही अर्थ समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार की गलतियां नहीं करें। ये हम आगे की कक्षा में जब इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो सविस्तार ये क्रिया और ये पद्धति और उदाहरण इस प्रकार से हम बताएंगे। तो आज की कक्षा हम ज़्यादा बड़ी नहीं करके इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं कि थोड़ी सी समझ बनाने के लिए कि किस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग परीक्षा में 4 सवाल पूछे जाएंगे और 4 सवाल 20 अंकों के होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है आपकी परीक्षा का और सामान्यतः हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनके बारे में भी हम शीघ्र ही कक्षा लेकर आएंगे और इसको बिंदुवार अनेक उदाहरणों के माध्यम से कि किस प्रकार उपसर्ग देकर के शब्द पूछा जाएगा और शब्द देकर के उपसर्ग युक्त आपसे फिर उसमें पृथक करा करके उपसर्ग पूछा जाएगा। इन सब के बारे में मिलान करना कैसे और कैसे अपवाद हैं और क्या क्या होते हैं, ये आगे की कक्षा में हम लेकर आएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए। हमारे ऐप को अभी तक भी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो शीघ्र डाउनलोड कर लीजिए, अन्य मित्रों को भी प्रसारित कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक देखिए। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।